नमस्कार, एएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती की, क्योंकि उनका एक विवादित जो बयान उन्होंने दिया है उसका वीडियो अब सामने आया है। वो वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सोमनाथ भारती उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के विवादित टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। आप विधायक एक पुलिस अफसर से कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि योगी की मौत सुनिश्चित है। दरअसल सोमनाथ भारती सोमवार को रायबरेली पहुंचे थे और यहां पर उनके ऊपर एक युवक ने स्याही फेंक दी। काली स्याही फेंके जाने के बाद सोमनाथ भारती भड़क गए। वीडियो में सोमनाथ भारती ये कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ से कुछ नहीं होगा और इसी दौरान एक युवक आया और उसने सोमनाथ भारती पर काली स्याही फेंक दी। इस दौरान भारती ने युवक को गालियां भी दी और इसके अलावा आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल समेत कई नेताओं ने अब सोमनाथ भारती के समर्थन में ट्वीट भी किए हैं। आप नेताओं ने यूपी की कानून व्यवस्था और स्कूलों की स्थिति पर सवाल उठाया है। वहीं यूपी पुलिस ने सोमनाथ भारती के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भारती को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ये सब करने से कुछ नहीं होगा। अतुल, नहीं बुलाए, योगी की मौत सुनिश्चित है। आप उनको अरेस्ट होना चाहिए, भगाया आप उनको। और मेरी बात समझ लो, योगी को बोल दो ये सब करने से कुछ नहीं होगा। ये सब आप लोगों की मिली भगत है, समझ गए ना आप लोगों ने। आप समझ लीजिए, यही काम करवा रहे हैं आप। अब तो जाने दीजिए जो करवा। तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पहुंचे हैं और उस पर अब सियासत भी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब ये आरोप लगाया जा रहा है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी का एक विधायक किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए सरेआम मारने की धमकी दे रहा है। और वहीं अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की, चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हों, आम आदमी पार्टी के प्रमुख हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी सोमनाथ भारती के समर्थन में ट्वीट किया है। राघव चड्ढा, मनीष सिसोदिया, आतिशी, इन तमाम नेताओं ने चलिए, दो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रीतपाल सिंह हैं हमारे साथ आम आदमी पार्टी से और अवधेश कुमार है भारतीय जनता पार्टी से। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी प्रीतपाल जी, सबसे पहले मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कई नेता अब उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं, भले ही उत्तर प्रदेश के जो यूपी बीजेपी है और दिल्ली से जो आम आदमी पार्टी के नेता जाते हैं उनमें काफ़ी सियासी जंग है जो वो देखने को मिलती है, लेकिन सियासत में ऐसा होता रहता है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन इस तरीके से जब कोई स्कूल में पहुंचता है वहां पर और इस तरीके से वहां पर आपने भी शायद वो वीडियोज देखे होंगे जिसमें सोमनाथ भारती गाली गलौज भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और सरेआम यूपी के मुख्यमंत्री को मारने की धमकी तक वो दे रहे हैं। हितेंद्र जी जैसे कि उत्तर प्रदेश के मुखिया और कई मंत्रियों ने खुलेआम चैलेंज किया था कि आप उत्तर प्रदेश की आके जो सरकारी स्कूल है उनको आप देखें। 22 दिसंबर मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री उप मुख्यमंत्री हैं लखनऊ में आते हैं। कोई भी भाजपा का नेता उनको कोई भी सरकारी स्कूल ले जाने के लिए या दिखाने के लिए नहीं पहुंचता। जब हम पहुंचते हैं देखने के लिए तो पुलिस उनकी रोक लेती है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जो 75 जिले हैं, इनमें दिल्ली के 40 से ज्यादा विधायक मंत्री इस समय जो उत्तर प्रदेश की योगी मॉडल जो योगी सरकार का स्कूल है उसको देखने के लिए आई हुई है। इसकी सूचना शासन प्रशासन को पहले से ही है। अगर उत्तर प्रदेश के स्कूल बहुत अच्छे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी हैं, तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को डरने की क्या जरूरत है। अगर रायबरेली में वो किसी स्कूल को देखने जा रहे थे, पुलिस को क्यों रोकना चाहिए उनको। पुलिस हमेशा अगर कोई बात करती है तो वो कोरोना काल का ही बात वास्ता देती है। क्या भाजपा के नेताओं ने जो बिहार में चुनाव किया तो उस समय कोरोना नहीं फैला हुआ था। कानून व्यवस्था और कोरोना से बचाव का काम पुलिस का है। पुलिस को वो जो पहुंचे हैं सोमनाथ भारती जी, वो दिल्ली के वर्तमान विधायक हैं और पूर्व कानून मंत्री दिल्ली के हैं। एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, कोई आतंकवादी नहीं है वो। उसके बावजूद भाजपा द्वारा भेजा हुआ एक व्यक्ति उन पे इंक डालता है और भाजपा का ही व्यक्ति एक जगदीशपुर थाने में जाके एफआईआर दर्ज कराता है और उसको मानते हुए पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है। मैं कुछ आंकड़े दे दूं उत्तर प्रदेश के। एक संस्था है एडीआर,
एडीआर जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में जब लोगों ने हल्फनामा दिया था उसके ऊपर उन्होंने सर्वे किया था। उस सर्वे में तकरीबन 40 लोगों के ऊपर उन्होंने काम किया। मुख्य रूप से जो वर्तमान उत्तर प्रदेश की सरकार उसमें 20 मंत्री अथवा उनके विधायक जो हैं वो आपराधिक मामले में लिप्त हैं। 11 मामले केशव प्रसाद मौर्य जो सर वो सबको मालूम है कि सोमनाथ भारती पर किस तरीके के मुकदमे दर्ज है, किस तरीके के मामले, किस तरीके का उनका इतिहास रहा है, क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है, वो भी सबको मालूम है। क्योंकि देश की संसद में और विधानसभाओं में कितने क्रिमिनल लोग पहुंचे हुए हैं वो सबको मालूम है। इस बारे में पहले भी रिपोर्ट आ चुकी है। कोई भी पार्टी से अछूती नहीं है। सबके जो कपड़े हैं वो दाग दगीले हैं, सब जानते हैं। अवधेश जी अगर इस तरीके से कोई उत्तर प्रदेश में जाता है, कोई भी आम आदमी पार्टी के नेता, तो उनका विरोध किया जाता है और इस तरीके से स्याही फेंक करके उनका विरोध करते हैं बीजेपी के नेता कार्यकर्ता। इस तरीके के आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो कहां तक जायज है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि, चाहे वो दिल्ली का है, चाहे वो दिल्ली के ही क्यों ना हो, चाहे वो संजय सिंह हो या फिर मनीष सिसोदिया हो या फिर अब सोमनाथ भारती, इस तरीके से विरोध करना कहां तक जायज है? जी प्रीतपाल जी मैं आऊंगा आपके पास। प्रीतपाल जी आपको ही पहले मौका दिया गया, मैं फिर से आपके पास आऊंगा। अभी अवधेश कुमार जी को बोलने दीजिए जी। एक राजनीति में और दूसरा एडवोकेट है सोमनाथ भारती जी। मर्यादा का कैसे पालन करना होता है एक एडवोकेट को अच्छी तरह से आता है, राजनीतिक व्यक्ति को भी अच्छी तरह से आता है। जिस तरह से वीडियो फुटेज वगैरह सर्कुलेट हुआ, आपने माध्यम से दिखाया, बहुत ही शर्मनाक स्थिति है कि इस तरह से एक पढ़े लिखे वर्ग को या कोई भी व्यक्ति है इस तरह से अपने आपा खोकर या अपने फ्रस्ट्रेशन या पर्सनल गोल, पॉलिटिकल गोल को लेकर चलता है और उसके मुंह से ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है तो निंदनीय है। अब इस बात को सोचना है कि केजरीवाल जी को जिस तरह से निंदनीय भाषा का प्रयोग सोमनाथ भारती जी ने सबसे पहले खंडन करना चाहिए था। उनके ऊपर जो मुकदमा हुआ है किस बात के लिए हुआ है, 307 और 153A में हुआ है। आप भी समझते हैं कि एक एडवोकेट जिस तरह से अपने आप को साबित करने के लिए तुच्छ राजनीतिकरण के दौर में आकर ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मैं नहीं समझता हूं कि लोकतंत्र के लिए हितकर है। लोकतंत्र में बोलने की आजादी है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि किसी की अभद्र टिप्पणी कहकर, क्या अस्पताल में बच्चे कुत्ते हैं, ये शब्द का इस्तेमाल, जितने बच्चे पैदा होते हैं अस्पताल में क्या सब कुत्ते हैं, कुत्ते के बच्चे हैं? क्या एक सम्मानित व्यक्ति के द्वारा ऐसा भाषा का प्रयोग करना चाहिए क्या? मुझे लगता है कि केजरीवाल जी को उनके अभद्र भाषा पे सबसे पहले ट्वीट करना चाहिए कि ये निंदा, मैं इस बात को खंडन करता हूं, इनको इस तरह का बात को नहीं, लेकिन प्रमोट कर रहे हैं तो मैं नहीं समझता हूं कि एक राजनीतिक पार्टी को हर एक को प्रचार करने की अपना है, अधिकार है। हम भी जाके बंगाल में, प्रीतपाल जी जिस तरीके से उनका वहां पर विरोध होता है, यूपी की सरकार पहले चैलेंज करती है आप लोगों को कि आकर के हमारा मॉडल देखिए, वो सब बातें ठीक है, आपका विरोध यहां पर जायज है कि आपको जाने नहीं दिया जाता, लेकिन इस तरीके से विरोध करना कितना जायज समझते हैं आप? जिस तरीके से सोमनाथ भारती का जो बयान सामने आया, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि यहाँ के जो सरकारी अस्पताल हैं वहां पर बच्चे तो होते हैं लेकिन कुत्तों के बच्चे होते हैं। इस बयान का आप भी समर्थन करते हैं? देखिए, ये जो भी बयान आप चला रहे हैं, आप कह रहे हैं, ये सोमनाथ भारती के शब्द नहीं है, ये तोड़ मरोड़ के शब्दों को रखा गया है। उनका ये कहना था कि अस्पतालों में जो बच्चे पैदा होते हैं वो इंसानों के बच्चे हैं। वो ये इस संदर्भ में उन्होंने इस बात को रखी। अब इसको तोड़ मरोड़ के भाजपा के नेता या भाजपा के चैनल उसको खुलेआम चला रहे हैं। देखिए, सोमनाथ भारती जो है खुद एक विधिक है, एक अधिवक्ता है, कानून के जानकार हैं, उनको पता है कि शब्दों की मर्यादा क्या होती है। ये मीडिया जो कुछ बिकी हुई मीडिया है इसको चला रही है इस तरह से तोड़ मरोड़ के, उन्होंने इस भाषा का कहीं पे प्रयोग नहीं किया। एक बार फिर से आप सुन लीजिए उस बयान को, एक बार फिर से आप सुन लीजिएगा, उसके बाद ये बात कहिए कि उन्होंने इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। मैं हितेंद्र जी आपसे निवेदन करूंगा, मैंने उनका पूरा बयान सुना है, पूरा सुनिएगा, पूरा बयान चलेंगे जी, पूरा बयान भी चला देंगे फिलहाल, क्योंकि वो इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है। मैं उस तरीके का जो बयान है वो अपनी स्क्रीन पर नहीं चलाना चाहता था, मैं ऐसा बयान लेकर के भी नहीं आया, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने वहां पर गाली भी दी है, जब उनके ऊपर स्याही फेंकी गई तो वहां पर उन लोगों को गाली देते हुए भी नजर आ रहे हैं, वो गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। देखिए, हम नहीं मानते कि
सोमनाथ भातरी जी ने किसी तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग किया वहां पे। मैंने बाकायदा उस वीडियो को पूरा देखा है, पूरा समझा है। जब किसी मीडिया बंधुओं ने उनसे पूछा इस बात को, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने इस बात को कहा, जब देश का प्रधानमंत्री कहता है कि कोई कुत्ता अगर गाड़ी के नीचे आता है तो मुझको बड़ा दुख होता है, उस प्रधानमंत्री के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के गृह जनपद में 60 बच्चे अगर एक्सपायर हो जाते हैं तो यहाँ का स्वास्थ्य मंत्री कहता है कि अगस्त और सितंबर में बच्चों की मौत हुआ करती है। राजस्थान का एक मंत्री इनका कहता है किसान जो है वो आत्महत्या करा करते हैं। इस तरह की अभद्र भाषा इनकी है, अमानवीय भाषा ये इस्तेमाल करते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और जो मंत्री हैं इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस तरह की भाषा को तोड़ मरोड़ के मीडिया के माध्यम से लोगों तक ले जाया जा रहा है, ये गलत। जी अवधेश जी ये सभी जो बयान है उनको तोड़ मरोड़ करके पेश करने की बात कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, उसमें साफ तौर पर ये सुनाई दे रहा है कि वो गाली भी दे रहे हैं और इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। साफ तौर पर ये जाहिर हो रहा है। और जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हालांकि बीजेपी के नेता भी कर रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर के, उस पर फिलहाल बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक विधायक और जब यूपी में जाते हैं तो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और साफ तौर पर यूपी के सीएम को कहीं ना कहीं मारने की धमकी वो देते हुए नजर आ रहे हैं। अवधेश जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि एक बार जरूर प्रीतपाल जी को सुना दीजिए, फिर भी अगर वो समर्थन करते हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना इनके विषय में या इनके पार्टी के विषय में, कि अगर सुनकर भी उसके बाद इसको कहें कि तोड़ मरोड़ के बयान को पेश किया जाता है। स्याही फेंकना निंदनीय है, नहीं फेंकना चाहिए, किसी को भी नहीं फेंकना चाहिए। लेकिन इस बात की पुष्टि तो बाद में होती कि इनके ही थे कि किसी और के थे। जिस तरह से दिल्ली में किया गया केजरीवाल जी के माध्यम से, अब आगे बताने की जरूरत नहीं है। प्रीतपाल जी हमारे एकदम आम आदमी पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी भी हैं। इनको खुद जानकारी में होना चाहिए कि किस तरह से दिल्ली में रणनीति खेल के क्या होता है। वो तो एविडेंस की पार्ट थी। अगर सोमनाथ भारती जी को अगर लगता कि डिफेम हो गए उस स्याही से, स्वाभाविक है कि उनके खिलाफ एक्शन। लेकिन जो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए, गाली देते हुए उनको चेंज कर रहे थे, जो व्यक्ति ने डाला, और उस व्यक्ति की अभी आइडेंटिटी डिस्क्लोज होनी है कि वो कहाँ से है, कैसे है, क्यों डाला, क्यों, मानसिक क्या है, उसकी क्या कष्ट है। एक मुकदमा दर्ज होता, स्वाभाविक है। अगर होते लॉफुली अगर काम करना चाहते तो उसके खिलाफ कंप्लेन रजिस्टर्ड कराते, उसके बाद अपने कोर्ट में डालते, डिफेमेशन का केस डालते, एक अलग विषय है। लेकिन जिस तरह से गाली का प्रयोग किया गया है, मैं नहीं समझता हूं कि एक पहले का पूर्व का केंद्रीय मंत्री, एक अधिवक्ता, लेकिन खैर हम उनके विषय में भी कुछ अधिक नहीं बोल सकते, क्योंकि 2 मैट्रिमोनियल केस उनका किस तरह से हाईकोर्ट में क्वेश हुआ था कि डॉग बाइटिंग अपनी पत्नी का कराए थे, उसके बाद किस तरह से बीटिंग हुआ था उनके वाइफ भी कराई थी। इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि पर्सनल मैटर्स हैं उनके। लेकिन पब्लिक डोमेन में आने के बाद स्वाभाविक है कि कोई भी चीज को बोली जा सकती है। उनके खिलाफ एक बार कोर्ट में भी रिमार्क्स जज साहब ने दिया हुआ था पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर, वो भी बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं जानता हूं कि कम से कम जब भी आप कभी भी पब्लिक डोमेन में आते हैं, राजनीतिक व्यक्ति हो चाहे एडवोकेट हो, अपनी मर्यादा के अंदर में, गरिमा के अंदर रखते हुए अपने हर एक भाषा का प्रयोग नियंत्रित भाषा में करना चाहिए। बहुत ही निंदनीय है। अगर केजरीवाल जी या हो, मनीष सिसोदिया जी हो या राघव चड्ढा जी हो, अगर इस बात का समर्थन करते हैं तो ये हाइट है, एक आम आदमी पार्टी में ही कह सकते हैं। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कल्चर नहीं है कि इस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाए और उसको प्रमोट किया जाए। प्रीतपाल जी, अगर इस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल कोई करता है तो उसका मुझे लगता है विरोध पार्टी में भी होना चाहिए, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने आज किया है। क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं, हम भी उत्तर प्रदेश में जाने वाले सभी नेताओं की जो कवरेज है वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो पहले चैलेंज करते हैं और बाद में दिखाई नहीं देते। वो सब बातें भी दिखाई जा रही हैं। लेकिन जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया, उसका समर्थन करना मुझे लगता है कि काफी गंभीर यह मामला होता जा रहा है। जिस तरीके का इतिहास रहा है, सबसे पहले तो उनको जिस तरीके से चुनाव लड़ाया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो भी अपने आप में सवालिया निशान जो है वो उठाता है। लेकिन चलिए, उनका जनाधार ठीक है। और अब इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल तक उनका समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हितेंद्र जी, भाजपा के प्रवक्ता जी ने ये बात कही कि उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का भी मामला है। मैं इनको सूचित कर दूं, वो सारे मामले कोर्ट द्वारा खारिज कर दिए गए हैं। वो कोई भी एक भी मामला अभी तक साबित नहीं हो पाया, पहली बात।
दूसरी बात की आम आदमी पार्टी लोकतंत्र में किसी भी अभद्र भाषा का कभी भी समर्थन नहीं करती है। जैसा कि आपको पता होगा, दिल्ली चुनाव में चाहे माननीय प्रधानमंत्री देश के हों, उन्होंने चाहे योगी आदित्यनाथ जी वहां पे जाके अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे हमारे मुख्यमंत्री के खिलाफ, तभी भी हमारे मुख्यमंत्री ने यह कहा था, कोई बात नहीं, हम अपने संयम नहीं खोएंगे, हम अपने बिजली पानी और जो हमने दिल्ली में काम किया उसको लेकर चलेंगे। और दिल्ली के लोगों ने हम लोगों को समर्थन किया, हमारी सरकार बनी। देखिए, मामला यहाँ पे जो है, जो भी बात मीडिया के माध्यम से जो लोगों तक चलाई जा रही है, सोशल मीडिया पे फैलाया जा रहा है आईटी सेल के द्वारा, वो सारे मैनिपुलेटेड करके उसको चलाया जा रहा है। जो मुख्य बात है, जो संदर्भ है, उसको नहीं बताया जा रहा, मेरा ये कहना है। देखिए, बुलंदशहर में एक इंस्पेक्टर जो है, गौकसी के मामले में जो लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे, जो बाद में पता चला वो गौकसी थी नहीं जिसके ऊपर मामला चला, उसमें सुबोध सिंह की हत्या हो जाती है, 7 लोगों के नाम जद होते हैं, वो आज सब जमानत से बाहर हैं। जब वो जमानत से बाहर आते हैं तो इसी भाजपा के मंत्री और नेता जाके उनको माला पहना के वहां पे लाते हैं। कानून की कहां तक आप बात करोगे? आपके मुख्यमंत्री के ऊपर 3 मामले दर्ज है, आपके उप मुख्यमंत्री के ऊपर 11 मामला दर्ज है, जो आपके कैबिनेट मंत्री उनके मामले दर्ज है। सर मामले तो सब पे दर्ज है, हर किसी पे दर्ज है। मैंने कहा ना, किसी का भी दामन साफ नहीं है। लेकिन अवधेश जी, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है। उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी इस तरीके से नेता पहुंचते हैं, सबसे पहली बात तो ये कि उनको जिस काम के लिए वो वहां पर जाते हैं उनको जाने नहीं दिया जाता। अगर वो किसी अस्पताल में या स्कूल में जाना चाहते हैं तो उनको क्यों नहीं जाने दिया जाता? और किस तरीके से वहां पर जब कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी बीजेपी की है उत्तर प्रदेश में, तो क्यों ऐसे लोगों पर इस तरीके के हमले हो जाते हैं? देखिए, ऐसा है कि आपको भी पता है कि ये कोई अधिकारी नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार के या शासन का। इनको अपना अगर विजिट करना है तो एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बना हुआ, उसके तहत ये विजिट कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि मनीष सिसोदिया जी गए हुए थे, मनीष सिसोदिया जी का व्यवहार कैसे रहा है। अगर कोई पुलिस अधिकारी अगर रोक रहा है कि भाई आपका परमिशन नहीं है, आप ठीक है दिल्ली के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन जब किसी भी अलग राज्य में जाते हैं तो उसके लिए प्रोटोकॉल बना हुआ है। उस प्रोटोकॉल के तहत आप जाएं और वहां से परमिशन है, आपको सेफगार्ड भी करना होता है। आप लिखित रूप से जाते कि मैं जा रहा हूं इसी स्कूल में विजिट करने, मुझे परमिशन दिया जाए और हमें सुरक्षा प्रदान किया जाए। आप विधायक हैं, आप अपने प्रोटोकॉल, आपके प्रिविलेज है, प्रिविलेज के अनुसार आप जा सकते हैं। लोकतंत्र में कोई भी राजनीति, लेकिन एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बना हुआ है। जाकर मैं मनीष सिसोदिया जी के स्कूल में है, उसके स्वाभाविक है कि प्रिंसिपल से मैं पहले परमिशन लूंगा अगर मुझे विजिट करना होगा तो। मैं अगर प्रिंसिपल के जागते हैं तो क्या होगा, क्योंकि ड्यू प्रोसेस लॉ के अंदर नहीं आता ही। जी, लेकिन जब आपको पता है कि कोई भी राजनीतिक दल के नेता वहां पर पहुंच रहे हैं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी तो आपकी है ना। अगर शाही फेंकी गई, माहौल बिगाड़ने का काम किया गया, तो वो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था की चूक है। देखिए, ऐसा है कि उनके कार्यकर्ता कौन है, या तो लिस्ट बना के भेज देते कि मेरे इतने कार्यकर्ता यही जाना चाहते हैं। ये तो पता थोड़ा ही चलता है। किसी राजनीतिक व्यक्ति 20 आदमी के खिलाफ एफआईआर हुआ, 14 आदमी के जो भी हो रहा है, अगर एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए थी कि आपके साथ कौन आपके कार्यकर्ता हैं। आप लिखित रूप से तो देते नहीं है। भीड़ जुटा के आप जाना चाहते हैं, उस भीड़ में आपका कार्यकर्ता है कि कोई आम आदमी है, ये कैसे पता चलेगा? बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए प्रीतपाल जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। अवधेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल राजनीति में अब किया जाने लगा है, वो कहीं ना कहीं जो सीमाएं हैं उनको लांघते हुए राजनेता जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल सोमनाथ भारती की तरफ से किया गया है, उसका समर्थन भी आम आदमी पार्टी के संयोजक प्रमुख अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी किया जा रहा है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। 16 जनवरी से पूरे देश में कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोरोना वैक्सीनेशन पर चर्चा की है। इस दौरान पीएम मोदी ने यह भी साफ किया है कि पहले चरण में 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। इसका खर्च केंद्र सरकार ही उठाएगी। इसके अलावा पीएम मोदी ने नेताओं और प्रतिनिधियों को सलाह भी दी है कि वो वैक्सीन के लिए बीच में आकर के प्रक्रिया को किसी भी तरह से बाधित ना करें, बल्कि अपनी बारी आने पर ही वैक्सीन लगवाएं। और पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि 2 वैक्सीन को अनुमति मिलने के अलावा 4 और वैक्सीन पाइपलाइन में हैं। यह हमें भविष्य के बेहतर योजना बनाने में मदद करेगी। और हमारे विशेषज्ञों ने देशवासियों को प्रभावी टीके उपलब्ध कराने के लिए सभी सावधानियां बरती हैं। और पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि राज्यों और केंद्र के बीच चर्चा और सहयोग ने
कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बहुत मदद की है और हमने संघवाद का एक अच्छा उदाहरण पेश किया है। 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है कि जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है वो दोनों ही मेड इन इंडिया है। इतना ही नहीं, 4 और वैक्सीन प्रोग्रेस में है। और ये जो मैं करीब 60-70% काम पहले राउंड का होने के बाद बैठने की चर्चा इसलिए करता हूं कि उसके बाद और वैक्सीन भी आ जाएगी, और जब और वैक्सीन आ जाएगी तो हमें फ्यूचर का प्लान करने में वो भी एक बहुत बड़ी सुविधा रहेगी। और इसलिए सेकंड पार्ट इसका जो है, जो हम 50 से ऊपर वालों के लिए जाने वाले हैं, तब तक शायद हमारे पास और भी कुछ वैक्सीन आने की संभावनाएं हैं। साथियों, देशवासियों को एक प्रभावी वैक्सीन देने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ने हर प्रकार की सावधानी। आरबी उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक चर्चा करने के लिए। आरबी उपाध्याय जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। धन्यवाद जी। आरबी उपाध्याय जी, जिस तरीके की एक अहम अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है देश के सभी राज्य सरकारों से कि किसी भी तरह की कोई भी अफवाह अगर फैलती है तो उसको फैलने से रोकने की जिम्मेदारी हमारी है, ताकि किसी भी तरीके से माहौल देश में खराब ना हो। इसको किस तरीके से आप देखते हैं? और जिस तरीके से फिलहाल अगर बात की जाए कोविशील्ड और कोवैक्सीन, 2 वैक्सीनों को मंजूरी दी गई है, जिनमें एक वैक्सीन का विरोध भी कई राज्य सरकारें कर रही हैं। देखिए, राजनीति में ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहां हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए वहां हम राजनीति करते हैं, और जहां राजनीति करनी चाहिए वहां आप देखेंगे राजनीति करते नहीं जी। जो जमीन से जुड़े मुद्दे हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, आप देखेंगे कि भी शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, पानी है, बिजली है, सड़क है, वहां कोई मुझे नहीं लग रहा है कोई आंदोलन हो रहा है या कोई राजनीति कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन जिन वैज्ञानिकों ने रात दिन मेहनत करके और भी एक वैक्सीनेशन तैयार किया जिसकी बहुत जरूरत थी, आप देखेंगे विश्व पटल पर भारत की छवि एक स्ट्रॉन्ग राष्ट्र के रूप में और एक अच्छा मैसेज कहीं कहीं विश्व में गया है जी। और उस मेहनत को एप्रिशिएट करने के बजाय हम उसमें राजनीति करें, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण इस देश के लिए है। और आज की मीटिंग में आप देखेंगे कि इसीलिए इन सब चीजों पर गौर किया गया कि भी किस तरीके से पूरा एक, देखिए अगर फुल प्लान होता है तो वहां फेलियर के चांसेस कम होते हैं। यहाँ किस तरीके से ड्राई रन होगा, किस तरह से भी वैक्सीनेशन वहां तक पहुंचेगा, फिर लगाने की प्रक्रिया क्या, तो सारी चीजें डिफाइन की गई। और राज्य सरकारों को कहा गया कि देखिए जिस तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों का अपमान है। जो साइंटिस्ट रात दिन काम करके मेहनत के साथ उसने ईमानदारी के साथ काम किया और तब जाके हम एक सफल हो पाए और एक सफल वैक्सीन हम ले पाए। जहाँ बहुत सारे देश इस कोशिश में सफल नहीं हो पाए, वहां भारत के वैज्ञानिकों ने अपने आप को प्रूव किया है। तो बजाय उनको एप्रिशिएट करने के आप उसके ऊपर राजनीति करेंगे, जो कि चिंता का विषय है। और देखिए जो राजनीतिक लोग हैं, ठीक है भाई उनका धर्म है, वो राजनीति करेंगे, लेकिन ऐसी चीजों पर राजनीति करना बड़ा दुखदायी लगता है। देखिए आप भ्रम फैलाएंगे, देखिए कोरोना एक महामारी है और वैश्विक महामारी है और हमारे यहाँ नहीं है। अभी जिस एग्जम्पशन की बात कर रहे हैं, 3rd फेज के ट्रायल की बात की, या कोई भी वैक्सीन है, देखिए उसके साइड इफेक्ट आते हैं और एक लंबी स्टडी होती है। लंबी स्टडी के बाद भी मतलब बहुत सारी और स्टडी होती है। तो जितनी स्टडी हो सकती थी, और कोई भी वैज्ञानिक मानव जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। आप सोचें कि वो वैज्ञानिक गलत है जिसने अभी अप्रूव किया, पूरा एक टीम होती है, एक्सपर्ट की टीम होती है, और जो एक्सपर्ट टीम है वही डिसाइड करती है। ये कोई बीजेपी ने डिसाइड नहीं कर दिया या माननीय प्रधानमंत्री ने डिसाइड नहीं कर दिया कि भाई ये वैक्सीन है और ये फुल प्रूफ है, और वो तो परसेंटेज डिफाइन कर देते हैं कि भाई वो 80% है, वो 90% है, वो 95% है। अलग अलग वैक्सीन के अलग अलग परसेंटेज डिसाइड है। तो वहां पूरे प्रयोगों पर जो चीज सफल होती है तभी उन चीजों को अप्रूवल दी जाती है और तभी वो मार्केट में आती है। कोई भी इतने खिलवाड़ का काम नहीं है। तो ये देखिए दर्शकों को भी समझना होगा, जो हमारे एएनबी के दर्शक हैं, देखिए बुद्धिजीवी वर्ग उन सब चीजों को समझता है। लेकिन जब अफवाहें फैलाई जाती हैं तो हमारे यहाँ साक्षरता की दर वो उतनी नहीं है।
जितनी विकसित देशों में है। जी। तो यहाँ भ्रम फैलाना आसान होता है। विकसित देशों में सब पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनकी जो मेमोरी है वो शार्प होती है और वो डिफाइन कर लेते हैं। अगर डिफाइन करने के बाद में देखिए, और बहुत सारे देशों में आप देखा होगा कि जो राष्ट्राध्यक्ष है या उनके फैमिली मेंबर्स हैं, जो बड़े सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने अपना आप टीके के लिए प्रस्तुत किया है उन्होंने। बिल्कुल। और वहां इस तरह की राजनीति एक्चुअल में इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, और निंदनीय है कि भी हम एक वैक्सीन के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, जो कि मानव जीवन के लिए एक अमूल्य कहते हैं वरदान है वो। जी जी जी। तो जिस तरीके से अब कोरोना का वैक्सीनेशन जो है वो पूरे देश भर में शुरू होने वाला है 16 तारीख से, तो कहीं क्योंकि बहुत ही जल्दबाजी में कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि वैक्सीन जो है वो सामने आई है, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि लंबे समय तक इस पर रिसर्च चलती है, साइड इफेक्ट होते हैं हल्के फुल्के, तो उस पर भी बाद में रिसर्च होती है। तो कहीं ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला तो नहीं है कि सभी देश के जितने भी शुरुआत में जो भी स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं उनको पहले चरण में ही, शुरुआत में ही वैक्सीन देने का काम किया जा रहा है? देखिए, कोई भी टीका बनता है जब भी कहते हैं ना, जैसे ही आपने देखा होगा कोरोना महामारी फैली थी तो कुछ लोगों ने अंदाज लगाया था 2 महीने में, 4 महीने में, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उस चीज को जानते हैं कि उसका एक पूरा सिस्टम है। पहले भी फर्स्ट ट्रायल होता है, फिर उसमें जो भी आप देखेंगे साइड इफेक्ट या इफेक्ट्स आते हैं, तो उसके बाद में फिर और इम्प्रूवमेंट किया जाता है। और देखिए, कोई भी आप मेडिसिन देखेंगे, बहुत सारी मेडिसिन आती है, जनरली हम टीके की बात ना करें तो उनके भी वर्जन एक्चुअल में चेंज होते रहते हैं ना। और ये आप मेडिकल के फील्ड में ही क्यों, इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में चले जाइए, कोई भी एक नई चीज आती है, मान लीजिए टेलीफोन आया, उसमें लैंडलाइन था, उसके बाद फिर वो आप देखेंगे कि भी टच स्क्रीन आ गया, वो मैनुअल, तो बहुत सारी चीजें समय के साथ बदलती हैं। तो टीकाकरण भी, अब देखिए जो कोरोना का नया वर्जन आया है, जो कोरोना का एक नया रूप सामने आ रहा है, उसकी और स्टडी हो रही है। और ये नहीं कि बिना स्टडी के ये भी अप्रूव नहीं हुआ, जिस टीके के भ्रम फैलाया जा रहा है उसमें फर्स्ट फेज की स्टडी हो चुकी है, ट्रायल हो चुका है। ये नहीं कि बिना दो बार के ट्रायल हो चुके हैं, तीसरा जो ट्रायल है वो चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरबी उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सभी मुख्यमंत्रियों से चर्चा की है और साफ तौर पर यह कहा है कि जो भी अफवाहें फैलती हैं ऐसे समय में, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भी भारत की जो एक शक्ति है, भारत का जो अच्छा प्रदर्शन है उसको प्रभावित करने के लिए कहीं ना कहीं इस तरीके के काम कर सकते हैं, उस पर लगाम लगाना अब राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ।